बहरहाल एक विद्वान थे एरलिख। उन्होंने कहा अ, रूसी रूपवाद पर विचार करते हुए कि it was intent upon delimiting literary scholarship from contiguous disciplines such as psychology, sociology, intellectual history, and the list of theoreticians focused on the distinguishing feature of literature on the artistic devices peculiar to imaginative writing। कहने का मतलब ये था कि ये एक उद्देश्यपरक तरीके से जो पूरा साहित्यिक व्यवहार था, जिसको आप कह लीजिए कि टेक्सचुअल फॉर्म में रूपवाद देखना चाहते थे, जिन पाठ्य पुस्तकों को या जिस पाठ को, तो वो ये कहते थे कि जो मनोविज्ञान है या समाजशास्त्र है या कोई भी बौद्धिक इतिहास का विषय है, ठीक है, या कोई और भी सिद्धांत हैं जो साहित्यिक सिद्धांत से मिलते जुलते हैं या उनसे जो है साम्य रखते हैं, उसके बावजूद हमें ऐसे विज्ञान में या ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए और हमें शुद्ध रूप से साहित्य पर विचार करते हुए साहित्यिक क्षेत्र में ही रहना चाहिए। ठीक है, ये उनका कहना था। मतलब एरलिख ऐसा कहते हैं कि ऐसा रूपवादी मानते थे और इसके लिए वो बार बार इस बात को रखते थे कि जो कल्पनाशील लेखन है, कल्पनाशील लेखन, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा कल्पनाशीलता साहित्य के संदर्भ में ही होती है या दर्शन के संदर्भ में होती है, लेकिन वो कल्पनाशीलता जब संवेदना और भावना के साथ जुड़ती है तो वो विशुद्ध रूप से साहित्य का रूप लेती है। तो इस तरह का कल्पनाशील जो लेखन है, उसके लिए जिन कलात्मक और साहित्यिक उपकरणों और साधनों का प्रयोग एक लेखक, एक कलाकार करता है, बस हमें उसी पर विचार करना है और उसी क्षेत्र में अपने आप को सीमित रखना है। वो किस तरह के मनोविज्ञान के क्षेत्र से आता है या दर्शन किस तरह का उसका है या किस तरह के समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को वो लेकर चलता है, इन चीजों में हमें जाने की जरूरत नहीं है, भले ही उससे एक अन्य क्षेत्रों से उसका कितना भी साम्य दिखता रहे। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि रूपवादियों का जो मुख्य प्रयास था वो था कि पोएटिक लैंग्वेज, काव्य भाषा के संदर्भ में वो बार बार कलात्मकता की बात करते थे। ठीक है, आर्टफुलनेस, यानी अगर हम आर्ट पर बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम आर्टिस्टिक विजन या आर्टफुलनेस की बात करें, यानी कला में बात करते हुए हम अगर साहित्य पे बात कर रहे हैं तो साहित्य की जो भाषा है, जो काव्य की भाषा है, उसकी कलात्मकता क्या है और वो कलात्मकता कैसे निर्धारित होती है, उसके गुण क्या है। ठीक है, तो उस कलात्मकता को पहचानने के लिए जिन गुणों को परिभाषित करना चाहा रूपवादियों ने, उसका एक समुच्चय बनाया। ठीक है, और उस समुच्चय को लेकर के उन्होंने कहा कि चाहे कविता हो या गद्य हो, हमें इस कलात्मकता के दायरे में अपने आप को रखना है और इसी रूप में उनका विश्लेषण करना है। अगर हमारे सामने कोई कविता आती है या कोई कहानी आती है तो हमें उसकी कलात्मकता को पहचानना है, उसकी जो काव्य भाषा है, जिस भाषा में वो लिखी गई है, उस भाषा में जो उसके उपकरण हमें सामने दिख रहे हैं, उसकी क्लोज रीडिंग के माध्यम से हमें उसे पहचानना है। ठीक है, तीसरी बात, रूपवादियों का ये मानना था कि जो साहित्यिक तथ्य हैं, जो साहित्यिक बातें हैं और ये इन सारी चीजों को मिला करके साहित्य का स्वयं निर्माण होता है, ये सारी बातें बाकी मानवीय कार्यकलापों से अलग है। साहित्य एक उच्चतर चीज है, एक उच्चतर वस्तु है जो एक सामान्य जनजीवन है उससे हमें ऊपर उठाती है। और वो ये भी साथ में कहते थे, जैसा ऊपर बताया गया, कि मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, दर्शन या किसी भी अन्य क्षेत्र से अलग करके साहित्य को स्वायत्त रूप में देखना आवश्यक है।
तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, कैसे हम इसको स्वायत्त रूप में देखें, कैसे हम साहित्य को उसकी कलात्मकता के साथ पहचानें, कैसे हम इस चीज को सुनिश्चित करें कि जब हम साहित्य पर विचार करें तो उस विचार करने के क्रम में हमारे सामने बाकी जो क्षेत्र हैं, समाज शास्त्र का क्षेत्र है, मनोविज्ञान का है, दर्शन का है, सौंदर्य शास्त्र का है, ये चीजें न आए, विशुद्ध रूप से हमारे सामने साहित्य के उपकरण हो और साहित्य हो, उसी के माध्यम से उसकी बात हो, उसी के माध्यम से उसका विश्लेषण हो। तो इसके लिए रूपवादियों ने अलग अलग मॉडलों की स्थापना की। जैसा कि विकास ने प्रश्न किया कि ये सारे मॉडल कैसे हैं, क्या रूपवाद से अलग है? नहीं, रूपवाद से अलग नहीं है। जैसा पिछली भी कक्षाओं में बताया गया कि रूपवाद एक विचार था, एक दर्शन था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जैसा हमारे पूर्वज करते आ रहे थे उस तरह का साहित्यिक विश्लेषण हमें नहीं करना है। यानी हमें सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या सांस्कृतिक दार्शनिक क्षेत्र में जाकर के साहित्य के संदर्भों को नहीं लेना है। हमें विशुद्ध रूप से साहित्य को उसी के सीमा तक सीमित रखकर और उसी के रूप पर विश्लेषण करना है। जो बात रूपवादियों के लिए कही गई कि ये रूपवादी हैं, ये रूप पर विचार करते हैं, इनके इनके रूपवाद का मामला सिर्फ ऊपरी आवरण तक सीमित है। स्क्रीन शेयरिंग में किसी के स्क्रीन से ये देखिए कुछ बन रहा है, स्टॉप कीजिए इसको। तो इसलिए वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ थे कि जो रूपवाद के आलोचक हैं वो उनका नाम रूपवादी कह रहे हैं, लिख रहे हैं आलोचनाओं में, और ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ रूप तक अपने आप को सीमित रखते हैं, ये बिल्कुल ऊपरी आवरण तक बहुत उथले लोग हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार की आलोचना थी जैसा प्रयोगवाद के लिए शब्द प्रयोग किया गया था कि ये प्रयोगवादी हैं, ये सिर्फ प्रयोग करते हैं, इनको साहित्य की जानकारी नहीं है, इनको संवेदना से सरोकार नहीं है। जबकि प्रयोगवादी खुद बार बार ये कहते रहे कि हमारे लिए प्रयोग एक साधन मात्र है, सत्य को समझने का साधन है, हम सत्य को समझने के रास्ते पर हैं, हम राहों के अन्वेषी हैं, हमने सत्य नहीं पाया है। तो रूपवाद के जो चिंतक थे वो बार बार इस चीज को सामने रख रहे थे कि इन सारी बातों के लिए हमें उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, हमें अपनी जो बातें हैं उनको अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए और एक आप कह लीजिए कि अखंड नीति हमें बनानी चाहिए इसके लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रूपवाद में कोई एक अखंड नीति नहीं है, एक यूनिफाइड कोई डॉक्ट्रिन नहीं है उसका कि आप कह दीजिए कि यही रूपवाद है। रूपवाद में जितने अलग अलग विचारकों का नाम लिया गया उन सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से विचार किया, उनमें सिर्फ एक ही समानता थी और वो ये कि वो ये मानते थे कि काव्य पर या साहित्य की किसी अन्य विधा पर विचार करते हुए हमें उसकी काव्य भाषा पर अपने को केंद्रित रखना चाहिए, ठीक है, और बाकी अन्य किसी चीज पर जोर नहीं देना चाहिए। तो ये इस चीज पर वो सहमत थे। तो काव्य भाषा पर अपने आप को सीमित कैसे रखा जाए, काव्य भाषा और साहित्य की स्वायत्तता का प्रश्न जो था उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में अलग अलग तरीके के विचार हुए और अन्य अलग अलग मॉडलों की स्थापना हुई। जैसा कि पिछले लेक्चर में कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया गया था कि कैसे अलग अलग मॉडल बनाए गए, जिसमें यांत्रिक रूपवाद, सर्वांगी रूपवाद और जैविक रूपवाद वगैरह बताया गया था। तो उसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से आपको बता देता हूं। जैसे आगे चल के जो पहला मॉडल था यांत्रिक रूपवाद का, उसमें जिसको आप कहते हैं ऑपोजेज, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। तो ऑपोजेज एक शॉर्ट फॉर्म है जो रूस का एक नाम है, वहां काव्य भाषा अध्ययन केंद्र, ठीक है, पोएटिक लैंग्वेज सोसाइटी इसका नाम था, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। तो ये लोग क्या करते थे कि सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापना हुई, विक्टर श्लोवस्की इसका नेतृत्व करते थे।
विक्टर श्लोवस्की ने अपने एक आलेख में, जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ था, उसमें आर्ट एज डिवाइस नाम रखा उस आलेख का, जिसका मतलब था कि एक उपकरण या साधन के रूप में कला, इसको हम कैसे कला को एक उपकरण या साधन के रूप में पहचाने, कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने तकनीक और उपकरण पर जो है इस पूरे लेख में अपने बात की। उनका कहना था कि जो साहित्यिक कृतियां हैं वो वास्तव में मशीनों से मिलती जुलती हैं, और जो साहित्यिक कृतियां हैं वो मानवीय गतिविधि का ही परिणाम है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए काम किया जाता है। और ये उद्देश्य कैसा होता है, इसमें क्या होता है कि एक लेखक होता है या एक कलाकार होता है, एक कवि होता है, जो अपने विशिष्ट काव्य के गुणों से ओतप्रोत होकर इसकी रचना करता है, साहित्यिक कृति की रचना करता है। और ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मशीनें कच्चे माल को लेकर के अंत में एक शानदार उत्पाद का निर्माण करके हमारे सामने देती हैं। उसी प्रकार एक जो कवि है या एक लेखक है, वो एक मशीन की भांति काम करता है और अपनी साहित्यिक कृतियों को विभिन्न उपकरणों, विभिन्न साहित्यिक उपकरणों के माध्यम से वो जो है उसमें हेर फेर करता है और उसमें एक डीफेमिलियराइजेशन प्रकट करता है, यानी विचित्रीकरण करता है, कि ताकि हमारी जो साहित्यिक कृति है वो दूसरे की कृति से अलग दिखे, कुछ चमत्कार उसमें उद्घाटित हो, कुछ ऐसे बिंबों और प्रतीकों की स्थापना उसमें हो, कुछ ऐसे अलंकारों का जिक्र हो, कुछ ऐसी जो है चमत्कारिक परिघटना को लेकर कहानी गढ़ी जाए जिससे पाठक बिल्कुल प्रसन्न हो जाए, चकित हो जाए। तो ऐसे चीजों को लेकर के वो अपने साहित्य के कच्चे माल को, जो वो समाज से ही लेता है जाहिर तौर पर, उस कच्चे माल को लेकर के अपने साहित्यिक उपकरणों जैसे कि बिंब, प्रतीक, अलंकार, भाषा, अलग अलग चीजों को लेकर के वो एक अपने अंतिम उत्पाद के रूप में उस चीज को प्रकट करता है जो साहित्यिक कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जिसको ये कहते हैं कि उपयुक्त जटिल तंत्र, तो ये उपयुक्त जटिल तंत्र जो है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये वही है। एक साहित्यिक कृति को ये बहुत ही जटिल परिघटना मानते हैं, बहुत ही जटिल तंत्र मानते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी साहित्यिक कृति जब रची जाती है तो उस रचने की जो प्रक्रिया है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो उसी के माध्यम से हम उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। और उसमें जो हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है वो है उस काव्य कृति की भाषा। ठीक है। और इसलिए ये कहने के बाद आप समझ गए होंगे कि लेखक, पाठक या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, इन चीजों से बिल्कुल विक्टर श्लोवस्की अलग कर देते हैं किसी साहित्यिक कृति को। ठीक है। वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको एक कच्चे माल के रूप में लेते हैं और वो कहते हैं कि उसका काम सिर्फ इतना है, जैसा कि इलियट ने कभी कहा था। टीएस इलियट, जब आपको पढ़ाया जाएगा अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म, नई समीक्षा के बारे में, तो बताया जाएगा कि कैसे टीएस इलियट ने एक कलाकार को सिर्फ एक उत्प्रेरक माना। ठीक है। और वो एक उत्प्रेरक है जो अपने मनोभावों को व्यक्त करने के क्रम में सिर्फ उनको रूपाकार देता है। वो निरपेक्ष रूप से उसी प्रकार रहता है जैसे एक उत्प्रेरक रसायन के रूप में रहता है, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है। और इसी तरह यहां भी है। तो यांत्रिक रूपवाद यही हुआ जिसमें तकनीक और उपकरण पर ज्यादा जोर दिया गया, जिसमें साहित्यिक कृतियों को मशीनों की से तुलना की गई, और जिसमें जो कलाकार या लेखक का कौशल है वो साहित्यिक कच्चे माल को एक विशिष्ट कलाकृति या साहित्यिक कृति में अंतिम में ढाल देता है। और इस प्रकार से साहित्यिक कृति और लेखक का जो संबंध है वो बिल्कुल विच्छिन्न हो जाता है। एक पाठक, एक लेखक, एक इतिहास या एक दर्शन, कोई कोई संबंध उससे नहीं रह जाता। ठीक है। फिर एक इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था, विक्टर श्लोवस्की ने इस लेख में,
कि कला साहित्यिक और कलात्मक उपकरणों का एक योग है जिसे कलाकार अपने काम को तैयार करने के लिए हेरफेर करता है। ये जो हेरफेर है, यानी जाहिर सी बात है कि जो कला और साहित्य है उसमें ऐसा तो है नहीं कि भाषा, अगर आप हिंदी भाषा के रचनाकार हैं तो हिंदी भाषा में जो शब्दावलियां हैं वो तो वही हैं। उसमें बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि नयापन आ जाएगा। आप थोड़ा बहुत हेर फेर करके चमत्कार का सृजन कर सकते हैं। कुछ उसमें अलग अलग आप अपने अनुभव के आधार पर बिंबों की रचना कर सकते हैं। कुछ उसमें आप अ, एक कवि के रूप में आप चाहें तो उसमें राग और लय और छंद का उसमें सन्निवेश कर सकते हैं, या आप चाहें तो मुक्तक छंद में या बिल्कुल ही गद्य कविता के रूप में अपनी बातों को रख सकते हैं। या आप चाहें तो एक छोटी कविता के रूप में बहुत ही सांद्रित एक घनी भूत अनुभूति सबके सामने रखें छोटी सी कविता के माध्यम से, या एक बड़ी और लंबी कविता के माध्यम से आप विभिन्न नाटकीयता के क्रम में अपनी बातों को रखें। ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उपकरण हैं जिन्हें हम कलात्मक उपकरण या साहित्यिक उपकरण कहते हैं, जिनके माध्यम से कोई लेखक या कोई कवि अपनी बातों को सामने रखता है। तो उसी संदर्भ में विक्टर श्लोवस्की कहते हैं कि जो कला है वो साहित्यिक और कलात्मक उपकरणों का एक योग है जिसे कलाकार अपने काम को तैयार करने के लिए हेर फेर करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो एक नई कलाकृति का सृजन करता है। जैसे आप अगर उदाहरण के लिए देखें तो मुक्तिबोध की अलग अलग रचनाओं में आपको बातें वही मिलेंगी। आप ब्रह्म राक्षस ले लीजिए या अंधेरे में ले लीजिए, या आप कहने दो उन्हें यह कहते हैं जैसी कविता ले लीजिए, ठीक है, भूल गलती ले लीजिए, या कोई भी उनकी कहानी या उनकी निबंध ले लीजिए। उसमें जो मूल बातें हैं वो वही हैं। वो कहना वही चाहते हैं जो हर लेख में, हर कविता में वो कहना चाहते हैं कि व्यापक जन की संवेदना के साथ हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। उसके जो दुख हैं अगर वो उसे प्रकट करता है तो उस दुख को प्रकट करने के क्रम में भी उसे उस दुख को वैश्विक जो दुख है उस व्यापक दुख के साथ अपने दुख को जोड़ना चाहिए। अगर रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अगर कहें तो आपका जो दुख है, अगर आप चारपाई पर पड़े कराह रहे हैं अपने दुख में, तो वो आपका दुख किसी काम का नहीं है, अगर बल्कि वो दुख ज्यादा काम का है जिस दुख में राम सीता को खोजने के लिए जाते हैं और उस दुख के क्रम में वो सभी पशु पक्षियों से बात करते जाते हैं और जो अत्याचारी लोग हैं उनका सर्वनाश करते जाते हैं। यानी दुख ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें लोक कल्याण भी हो, लोक मंगल की भावना भी छुपी हो, जिसमें व्यापक संवेदना का उसमें निर्वहन हो। तो इसी रूप में वो मुक्तिबोध अपनी बातें करते हैं। तो थोड़ा बहुत हेर फेर उनकी उसमें होता है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आप जब दूसरे किसी कवि या लेखक को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आप मुक्तिबोध से कुछ बातें अलग मिलेंगी, भाषा थोड़ी सी अलग मिलेगी। तो ये कैसे संभव होता है? उस जाहिर सी बात है कि इसमें एक पूरी रचना प्रक्रिया होती है एक लेखक की, एक किसी कवि की। वो जिस समाज से आता है, जिस तरह की भाषा का निर्माण वो करता है, जिस तरह की किताबें वो पढ़ता है, जितनी मेहनत वो करता है अपने कलाकृति के पीछे, वो सारी चीजें, जिस तरह के लोगों की वो संगति करता है, ये सारी चीजें इस चीज को निर्धारित करती हैं कि कोई लेखक, कोई कवि कैसे एक दूसरे से अलग बर्ताव करता है, कैसे वो अपनी कलाकृतियों को अलग अलग बदलता है। यही श्लोवस्की कहते हैं। फिर एक अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार में देखें, जो बातें वो कह रहे हैं उसमें ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्यों वो इस तरह की बात कहते हैं जिसमें साहित्य और साहित्यिक आलोचना की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो पहले भी बताया गया कि जिस तरह का उनका समाज था जिसमें मार्क्सवादी आलोचना प्रचलित हो रही थी धीरे धीरे, और उसके पहले भी जर्मन जो आलोचना के ढंग थे उसमें भी कांट और हीगेल से प्रभावित होकर जिस प्रकार की चीजें वहां चली आ रही थी उसमें समाज से जो संबंध था और जो समाज शास्त्रीय और राजनीतिक जो संबंध था किसी कलाकृति का, उसको वहां विश्लेषित किया जाता था। और इस विश्लेषण के क्रम में किसी साहित्यिक कलाकृति का
निर्धारण किया जाता था और किसी कलाकार की महत्ता को प्रकट किया जाता था। तो इन बातों के माध्यम से विक्टर श्लोवस्की अपने समाज में प्रचलित जो आलोचनात्मक प्रतिमान है उसका विरोध कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साहित्य को दो प्रकार से वहां समझा जाता था उस युग में, रूस में। पहला, साहित्य को सामाजिक या राजनीतिक उत्पाद माना जाता था, यानी कि वो कोई भी साहित्य अनिवार्य रूप से अपने समाज और राजनीति की उपज है, और इसलिए जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के साहित्य की व्याख्या होगी तो सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के अभिन्न अंग के रूप में उसकी व्याख्या की जाएगी। और दूसरा जो रूप था साहित्य का, वो ये माना जाता था कि कोई लेखक है जो विभिन्न चित्रों, विभिन्न छवियों और विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी विश्व दृष्टि को एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति दे रहा है। यानी कोई लेखक विश्व के बारे में क्या सोचता है, लोगों के बारे में क्या सोचता है, किस तरह की भावभूमि वो रखता है, उन सारी चीजों को वो प्रकट करता है। तो आप अगर उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद का उदाहरण लें तो उनकी जो विश्व दृष्टि थी वो क्या थी, या मुक्तिबोध की जो विश्व दृष्टि थी वो क्या थी। तो उसमें जयशंकर प्रसाद ये मानते थे कि जो उनका शैव दर्शन था उसमें वो ये मानते थे कि समाज में जो तमाम सारे तनाव हैं, जो लगातार आधुनिकता के आने के बाद मानव जीवन में, मानव सभ्यता में जो तनाव आता जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए आनंद की सृष्टि जरूरी है। और ये आनंद की सृष्टि कैसे होगी, वो कामायनी में जिस तरह की घटना को लेकर चलते हैं, मनु श्रद्धा और ईड़ा को, तो उसमें वो ये कहते हैं कि ये एक मानव सभ्यता की सामान्य प्रगति है जिसमें मनु और श्रद्धा का विवाद है या संवाद है, उसके बाद मनु श्रद्धा का मिलन है, मानव का जन्म है, मनु का श्रद्धा से बिछोह है, और मनु द्वारा ईड़ा के सारस्वत नगर में जाना है, ईड़ा के द्वारा मनु का तिरस्कार है, और फिर श्रद्धा और मनु का मिलन है। और फिर वो जाते हैं और मानव को भेजते हैं कि तुम जाओ सेवा करो, और वो कैलाश पर्वत पर जाकर एक शैव दर्शन की अभिव्यक्ति करते हैं कि समरस थे जड़िया चेतन, आनंद अखंड घना था। तो ये जो जड़ चेतन की अवधारणा है दार्शनिक पृष्ठभूमि में हमारे यहाँ, जो शैव दर्शन का अभिन्न अंग है, उसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद इस पूरी मानव सभ्यता के जो तनाव है उसको शमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका विरोध करते हैं मुक्तिबोध की। दरअसल जयशंकर प्रसाद एक महान कवि इसलिए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मानव सभ्यता के सामने संकट क्या है। आधुनिकता ने जो संकट मानव के सामने उपस्थित किया, चाहे वो ईश्वर को अपदस्थ करके लोगों के मन में एक खोखलेपन का निर्माण हो, चाहे वो गांव से पलायन कर रहे शहरों में लोगों को जड़ों से काट देने का विचार हो, या लोगों को उपभोक्तावाद के, अंधे उपभोक्तावाद के दौर में धकेलने का प्रयास हो, ये पूरा का पूरा एक जो जटिल तंत्र लगातार विकसित होता जा रहा है, जिसे हम आप कह सकते हैं लेट कैपिटलिज्म के रूप में या पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप में वर्तमान में समझ सकते हैं। तो ये पूरा जो तंत्र है, इस मानव सभ्यता का विश्लेषण कैसे हो, कैसे इसका समाधान किया जाए। तो मुक्तिबोध के सामने जो विश्व दृष्टि है वो दूसरी है। वो ये कहते हैं कि ये चीजें तब तक ठीक नहीं हो सकती हैं जब तक जो मध्यवर्गीय स्वार्थी व्यक्तित्व हैं, जो अवसरवादी व्यक्ति हैं, जब तक वो अपने से नीचे के लोगों को, जो दमित और शोषित हैं, जब तक उनके दुखों और उनकी अनुभूतियों के साथ अपने को संलग्न नहीं कर लेते, जब तक उनके साथ उनके संघर्षों में अपना योग नहीं देते और एक समान समाज के निर्माण में वो आगे नहीं बढ़ते, नेतृत्व नहीं करते, तब तक वो ब्रह्म राक्षस के रूप में यूं ही भटकते रहेंगे। वो चाहे कितने भी ज्ञानी हों, वो चाहे कितने भी अमीर हों, लेकिन उनके मन में, उनके समाज में एक तनाव, एक इस प्रकार की कसक मौजूद रहेगी। और इसीलिए वो अपने आप को अपनी कविता के केंद्र में रख के बार बार
इस बात को व्याख्यायित करते हैं कि जो मेरा मन है, स्वार्थी मन, जो लगातार अपने आदर्शों से दूर चला गया है, अब ये समय आ गया है जब मैं उस स्वार्थ को परे रखकर अपने मूल आदर्शों में वापस लौटूं, जनता के दुखों के साथ संलग्न हो और उस संघर्ष का नेतृत्व करूं जिसमें समाज को एक समान करने का स्वप्न लिए हम बैठे हैं। तो ये मुक्तिबोध की अपनी विश्व दृष्टि थी। तो अलग अलग विश्व दृष्टि क्या है मानव की, किसी लेखक की, ये इस तरह का रूपवाद के समय में प्रचलन था, जो विक्टर श्लोवस्की कहते हैं कि साहित्य को या किसी साहित्यिक कृति को मशीन के रूप में देखा जाना चाहिए। वो इस बात का विरोध करते हैं अपने समय में, जो दो प्रकार की दृष्टियां मौजूद थी कि साहित्य एक सामाजिक राजनीतिक उत्पाद है और दूसरा साहित्य एक लेखक की व्यक्तिगत विश्व दृष्टि है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, साहित्य दोनों नहीं है। साहित्य एक मशीन की तरह है जिसमें साहित्यिक और कलात्मक उपकरणों के माध्यम से उसकी सृष्टि होती है और उस सृष्टि के बाद वो इन चीजों से कट जाती है। फिर उसके बाद उसमें समाज का, लेखक का, इतिहास का, दर्शन का, संस्कृति का कोई योगदान नहीं रहता है। और फिर हमें उस साहित्य के विश्लेषण के क्रम में हमें उसी पर जोर देना चाहिए, हमें उसी तरह से उसे देखना चाहिए और उसी तरह से काव्य भाषा के संदर्भ में उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो ये जो मॉडल था पहला, जिसे यांत्रिक रूपवाद कहते हैं, विक्टर श्लोवस्की का ये मॉडल था जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं। आपको स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है? आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है अभी? जी साधन अथवा उपकरण के रूप में कला में ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ ठीक है। तो इसी को ये बातें पिछली भी क्लास में बताई गई थी, सारे जो मॉडल थे उसके बारे में। तो यही जो यांत्रिक रूपवाद है जिसको विक्टर श्लोवस्की ने बार बार आर्ट एज डिवाइस में पहचाना और कहा, तो इसी को थोड़ा सा और व्याख्यायित करते हुए उन्होंने इस बात की भी अवधारणा प्रस्तुत की कि किसी कहानी में और उस कहानी के प्लॉट में क्या अंतर है। ठीक है, उन्होंने ये प्रश्न किया कि अगर ये पूछा जाए कि किसी कहानी और उसके प्लॉट में क्या अंतर है, तो उनका ये जवाब था उसी आलेख में, आर्ट एज डिवाइस में, साधन के रूप में कला, उस आलेख में उनका ये जवाब था कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो क्या है कि वो एक व्यवस्थित क्रम में घटनाओं का, आप कह लीजिए कि उन घटनाओं को व्यवस्थित क्रम में रखने का तरीका है कहानी। ठीक है, और वो कहानी जो है अव्यवस्थित नहीं हो सकती। जबकि उन्होंने दूसरी तरफ प्लॉट के बारे में ये कहा कि जो प्लॉट है कहानी का वो अव्यवस्थित भी हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी कहानी का उदाहरण लें, मान लीजिए कि आप किसी फिल्म की कथा लेते हैं। जैसे आप में से अगर आप लोगों ने अंधाधुन नाम की फिल्म देखी होगी, अगर या ज्यादातर फिल्में अगर मान लीजिए सभी ने देखी होंगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये तो सभी ने देखी होगी। तो उसमें जो कहानी है, उसमें कहानी जिस तरह से बुनी गई है शुरू से लेकर अंत तक, तो वो जो स्टोरी राइटर है उसने कहानी लिखी है शुरू से अंत तक एक व्यवस्थित क्रम में कि ऐसे ऐसे कहानी को चलना चाहिए, और वो उस कहानी में उस व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी का जो प्लॉट है, कहानी का प्लॉट क्या है कि वो कॉलेज में पढ़ते हैं, शाहरुख खान और करण जौहर और तमाम उनके साथी, और उसके बाद वो फेल होने के बाद भी एक यूरोप ट्रिप पर जाते हैं और वो हीरोइन से मिलते हैं। उसके बाद प्रेम होता है और फिर वो तमाम सारी चीजें घटती हैं, फिर उनके वहां वो जाते हैं और उनको भगा ले जाने का पूरा वो
पूरी घटना चलती है। तो ये जो प्लॉट है, विक्टर श्लोवस्की का ये कहना है कि ये प्लॉट दूसरी तरीके से भी हो सकता है। ये इस कहानी को, मतलब कहानी को जो कहा गया उसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो प्लॉट है उसमें बदलाव हो सकता है। बदलाव कहने का मतलब कि उसको इधर उधर किया जा सकता है। कि ये जो उसका यूरोप ट्रिप है वो पहले भी किया जा सकता है। यूरोप ट्रिप करने के बाद ये दिखाया जा सकता है कि शाहरुख खान फेल हो गए, ठीक है। और जो उसके घर पर वो जाते हैं वो पहले भी उसको दिखाया जा सकता है। आपने जैसे बहुत सारे थ्रिलर फिल्में होती हैं, जैसे अंधाधुन फिल्म है, या जॉनी गद्दार जैसी फिल्म है, या एक हसीना थी जैसी फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्मों में क्या होता है कि फ्लैशबैक में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो क्या होता है कि कोई ऐसी घटना है जो दिखा दी जाती है पहले, और उसके बाद दर्शक को ये पता नहीं रहता है कि उस घटना के आगे पीछे क्या हुआ है। धीरे धीरे जब कहानी आगे खुलती है तो ये पता चलता है कि इस घटना में ये जो हत्या हुई या ये जो घटना हुई इसके पीछे अच्छा ये कारण था। तो वो प्लॉट को उस व्यवस्था में रखने का एक ढंग है, वो तरीका है। तो इसीलिए वो विक्टर श्लोवस्की ये कहते हैं कि प्लॉट को इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन कहानी को इधर उधर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बार बार वो इन चीजों के माध्यम से ये कहते हैं कि सारे जो साहित्यिक लेखक हैं